जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज एक करंट का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। श्रीलंका में अभी आजकल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या है ये हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम जानते हैं कि इस समय यहाँ पर समस्या क्या है। दरअसल श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, यानी जो आवश्यक सामग्री होती है, जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसको हम बोलते हैं आवश्यक सामग्री। इन चीजों का वहां पर अकाल पड़ गया है, मतलब ये चीजें वहां पर है ही नहीं है। अब आवश्यक सामग्रियों में आएंगी क्या क्या चीजें? तो सबसे पहली चीज हम खाएंगे क्या? खाना, यानी कि ग्रेन्स आएंगे, फूड और ईंधन। आजकल इसके बिना जिंदगी बेकार। और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। ईंधन की स्थिति तो वहां इतनी खराब है कि कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। भारत ने कुछ अपने पास से ईंधन वहां पर भेजा है जिसकी वजह से वहां अभी कुछ ठीक है, नहीं तो कितना दिन भारत उनको दे पाएगा जब वो खुद से नहीं खरीदेंगे। तो बिजली भी वहां पर लगभग जाने ही वाली है, खत्म ही होने वाला है। और फूड की स्थिति ऐसी है कि लोग वहां खाने के लिए मर रहे हैं। वहां पर जो खाने की चीजें हैं उनका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये है वहां पर समस्या की जो भी वहां की इसेंशियल या नेसेसरी चीजें हैं जो जीने के लिए आवश्यक है वो भी नहीं है। दवाएं बिल्कुल नहीं है वहां पर, मेडिसिन ये भी खत्म हो चुकी हैं। कुल मिला के वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हर एक चीजों के साथ समस्या आ गई है। इसका कारण क्या है यहाँ पर हम उसके बारे में जानने वाले हैं। दरअसल किसी भी चीज के पीछे कोई एक या दो कारण नहीं होते हैं, कई सारे कारण एक साथ मिलकर किसी देश को इकोनॉमिक क्राइसिस पे लेकर जाते हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न हम यहाँ पर समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं, और वो पैटर्न जो है वो चाइना है। किस तरीके से, ये समझिए। दरअसल कोविड के दौरान पूरी दुनिया में लॉकडाउन। दूसरा, चाइना ने दिया इनको क्या? लोन। अब अगर समझने वाले हैं, कोई भी समझदार व्यक्ति है तो उसको हम बहुत आसानी से एक चीज समझा सकते हैं कि चाइना ने सबसे पहले कर्जा आसपास के देशों में किसको दिया? पाकिस्तान को। स्थिति क्या है वहां पर? भुखमरी की कंडीशन है। चाइना ने कर्जा किसको दिया? श्रीलंका को। स्थिति क्या है वहां पर? भुखमरी की कंडीशंस है। ऐसे ही कई सारे देश हैं जिनको चाइना ने इतना ज्यादा कर्जा दे दिया कि उस कर्जे को चुकाते चुकाते वह देश खुद ही खत्म हो गया, लेकिन उस देश ने चाइना का कर्जा नहीं दे पाए। जैसे कि श्रीलंका के साथ भी कंडीशन ये हुई कि श्रीलंका को भी चाइना ने इतना बड़ा कर्जा दे दिया है, और चाइना जब कर्जा देता है ना तो वो ये कहता है कि आपको जो हम कर्जा दे रहे हैं, इस कर्जे से जो सामान आप खरीदेंगे, जैसे आप अपने यहाँ पुल बना रहे हैं, अपने यहाँ रोड बना रहे हैं, अपने यहाँ कोई बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो चीजें लगती हैं वो सारी चीजें आपको चाइना से ही लेना पड़ेगा। यानी इसने पैसा दिया आपको किस पे? लोन पे पैसा दिया लोन पे। ठीक, इस लोन से आपको सामान किसका खरीदना पड़ेगा? चाइना का। यानी प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रॉफिट भी चाइना का हो रहा है। और इसके बाद उस बंदरगाह को या उस चीज को बनाने के लिए जो इंजीनियर आएंगे वो कहां से आएंगे? वो भी चाइना से ही आएंगे। चारों तरफ से फायदा किसका? चाइना का। लोन दे रहा है, इस पर इंटरेस्ट अलग ले रहा है। सामान बेच रहा है, इस पर प्रॉफिट अलग से ले रहा है। और जो इसके लोग हैं इनको क्या मिल रहा है? यहाँ पर रोजगार मिल रहा है। ठीक है। दूसरा, कोविड फैक्टर कैसे हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। दरअसल कोविड ने हम देखें तो कोविड ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको लगभग स्लो डाउन कर दिया, लेकिन इससे श्रीलंका पर इतना ज्यादा असर कैसे हो गया ये हम समझते हैं। दरअसल श्रीलंका की टोटल जीडीपी का 10% जो है वो टूरिज्म का है। अब 10% कितना बड़ा हिस्सा है? देखने में आपको कम लग रहा होगा, लेकिन ये कितना बड़ा हिस्सा रहा है इसको आप समझ इससे सकते हैं कि टाटा भारत की एक ऐसी कंपनी है जो हर चीज बनाती है, लेकिन उसके बाद भी टाटा का भारत की जीडीपी सिर्फ 5% है। टाटा की कुल जो वर्थ है वो भारत की जीडीपी का सिर्फ 5% है।
दूसरी चीज श्रीलंका जो जिससे पैसा कमाती है, जिससे उसको फॉरेन रिजर्व मिलता है, वो चाय है, टी। यहाँ पर चाय होती है और ये लोग चाय का बहुत व्यापार करते हैं। हालांकि जो चाय होती है वो इंडिया से कम होती है, लेकिन इंडिया के लोग चाय को कंज्यूम कर लेते हैं, श्रीलंका के लोग चाय को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसी वजह से ये चाय का क्या करता है, निर्यात करता है। अब कोविड की वजह से टूरिज्म पूरी तरीके से खत्म हो गया यहाँ का। टी यानी कि जो चाय है, ये इसका भी व्यापार खत्म हो गया। चाइना का व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जो इसने लिया था अपने साथ, कर्जा जो लिया था, उसको तो देना ही था। कर्जा देने के चक्कर में जो इनका फॉरेन रिजर्व है, यानी फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स या फॉरेन रिजर्व जो है वो बिल्कुल कम हो गया। हालत ये है कि इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो लगभग अब 1.5 बिलियन के आसपास है, और टोटल जो इनको इस साल जो कर्ज की इंस्टॉलमेंट देनी है वो लगभग 7.5 बिलियन है, और भी डॉलर्स में। ठीक। अच्छा, अगर कुल कर्जे की बात करें कि श्रीलंका के ऊपर कुल कर्जा कितना है, तो ये इसकी जीडीपी का 80% है। जीडीपी का 80% श्रीलंका ने कर्जा लेके रखा हुआ है। ठीक, ये दो कारण हो गए। अगला कारण हम समझते हैं कि जो वहां पर एक और वजह बनी, वो क्या है, इन्होंने टैक्स पे बहुत ज्यादा छूट कर दी। यहाँ की जो सरकार आई, दरअसल राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए कुछ त्वरित निर्णय ऐसे ले लेते हैं, कुछ उनकी पॉलिसियां ऐसी ले लेती हैं जो है बाद में सरकार या देश के लिए सही नहीं होता है। जैसे फ्री की पॉलिसी, इन्होंने वही पॉलिसी अपनाई। देश में खाने की चीजें नहीं है, और इन्होंने क्या किया कि अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए पहला काम तो ये कि खूब इंडिया को खूब गरियाया और सत्ता में आए, इंडिया को गाली दे देकर सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद इन्होंने जो टैक्स है उस पर इतनी ज्यादा छूट कर दी कि लगभग ना के बराबर। तुम्हारे गांव में एक कहावत है, घर में नहीं है दाने अम्मा चली गुनाने, हैं? तो यही हो गया इनके साथ। अपने पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम टैक्स फ्री करेंगे। अब जब टैक्स फ्री हो गया, कोविड में इनकी जो व्यापार है वो खत्म हो गया, पैसे कहां से आएंगे? तो इन्होंने क्या किया कि अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। अपनी मुद्रा का क्या कर दिया? अवमूल्यन कर दिया। अगला इन्होंने क्या किया? लूज पॉलिसी अपनाई। लूज पॉलिसी किसके लिए? डॉलर के लिए, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? लूज डॉलर पॉलिसी। आपके पास अगर एक भी डॉलर है तो प्लीज आप उसे सरकार के पास जमा करवाइए, ताकि सरकार का जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़े और उस फॉरेन रिजर्व से वो सामान खरीद सके। क्योंकि हम अगर पेट्रोलियम खरीदेंगे, अच्छा इसको मैं बाद में भी डिस्कस करता हूं कि फॉरेन रिजर्व जरूरी क्यों है, फॉरेन रिजर्व किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है, ये क्यों है, ये हम अभी बाद में बात करते हैं। ठीक है। अगला जो कारण है जिसके कारण इनके पास फूड क्राइसिस आई। फूड क्राइसिस क्यों आई? क्योंकि जो श्रीलंका की वर्तमान सरकार है, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके पास जो फ्यूचर प्लानिंग है वो नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग इसलिए नहीं है कि इन्होंने कहा कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक खेती करेंगे। फूड क्राइसिस की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने बोला कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक जो खेती करेंगे वो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अपनाएंगे। ठीक। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कई सारी समस्याएं होती हैं। आप बिना पॉलिसी बनाए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को उतने ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन है या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इसको इंपोर्ट भी करना है, तो एक बेहतर पॉलिसी बनाइए और उस पॉलिसी के साथ में इसको इंप्लीमेंट करिए, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब पॉलिसी बनाएंगे नहीं और पहले इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये यहां पर दिक्कत हुई कि इन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अपना तो लिया, लेकिन इसके लिए जो मैन्योर चाहिए, जो फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो नैनो फर्टिलाइजर्स चाहिए, जो सीड्स चाहिए, वो इनके पास थे नहीं, जिसकी वजह से जो खेती हुई वो इतनी कम हो गई कि इनके यहाँ के लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक। अब हम आगे बात करते हैं। एक और क्राइसिस की वजह क्या है कि इनका जो चालू वित्तीय घाटा है, और दूसरा जो टर्म आता है चालू वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटा,
इसको हम बोलते हैं किसी भी राज्य के लिए जुड़वा घाटा। किसी राज्य को इसको जुड़वा घाटा या जुड़वा घाटे वाली सरकार बोलते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो श्रीलंका के, तो ये चीजें हो गई कि जो श्रीलंका की क्राइसिस में इस समय ज्यादा जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है। इसका इन लोगों ने जो वो निकाला, क्या निकाला, किस तरीके से इस क्राइसिस को ये दूर करेंगे, किस तरीके से चीजों को सही करेंगे। तो इनके पास दो ऑप्शन है, दो क्या, सिर्फ एक ऑप्शन है। ठीक, मरता क्या ना करता, एक ही ऑप्शन है और वो है लोन। ठीक, लोन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक दे दे और चाहे आईएमएफ दे दे। अब एक चीज, जो वर्ल्ड बैंक है ये लोन देगी नहीं। वर्ल्ड बैंक लोन इसलिए नहीं देती है कि आप खत्म हो गए हैं और आपको लोन दे। देखो, बैंक आपको लोन देगी तो जाहिर सी बात है वो ये उम्मीद रखेगी कि आप उस लोन को वापस करें, इसलिए नहीं कि आप उसको खा के घर पे बैठ जाएं, इसलिए कभी लोन नहीं देती। हालांकि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा खा के जो है अपने यहां बैठ गए हैं। तो क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक इनको लोन तो देगी, श्रीलंका को लोन तो देगी, लेकिन तब देती जब इसकी स्थिति सही होती। यानी अभी की कंडीशन में वर्ल्ड बैंक इसको लोन नहीं देगी। देगा कौन? आईएमएफ देगा। अब आईएमएफ देगा तो आईएमएफ कुछ कंडीशंस रखेगा, ठीक है ना। आईएमएफ क्या देगा? कुछ कंडीशंस रखेगा, जिसको हम बोलते हैं, आईएमएफ जो पैकेज देता है ऐसी कंडीशंस में उसको बेल आउट पैकेज बोलते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत में 1991 में जब ये स्थिति पैदा हुई थी कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था और भारत को अपना जो सोना है, यानी जो भारत का सोना उसको गिरवी रखना पड़ा था विदेश में जाकर। उस समय आईएमएफ ने भारत को बेल आउट पैकेज दिया था और तब भारत से आईएमएफ ने कहा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये समस्या आगे के समय पर ना हो तो आपको एलपीजी अपनाना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आपको प्राइवेट कंपनियां जो भारत में है उनको बढ़ावा देना पड़ेगा और साथ में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भी भारत में वेलकम करना पड़ेगा। और आप दोनों के साथ क्या रहेंगे? लिबरल रहेंगे, आप दोनों को बराबर योगदान देंगे। यही वजह है जो आज प्राइवेटाइजेशन इतनी तेजी से हो रहा है। ये 1991 से ही शुरू हो गया ये, और दुनिया की मांग यही है, इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हालांकि हर जगह पर प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, हर सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जो पब्लिक सेक्टर चीजें हैं, जैसे आपकी रेलवे हो गई, जैसे आपकी स्वास्थ्य हो गई, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अगर यहां पर प्राइवेटाइजेशन आ जाएगी तो जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसको यहां पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो आईएमएफ ऐसे ही इनको भी बेल आउट पैकेज देगा। आईएमएफ दे देगा कि ठीक है, आपके पास खाने के लिए नहीं है, अच्छा ठीक है, हम आपको पैसा दे देंगे, सामान भी दे देंगे कुछ, लेकिन हमारी ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो अब कुछ कंडीशंस पे आईएमएफ इनको बेल आउट पैकेज हो सकता है दे। ठीक, इसके बाद इंडिया ने इनके लिए क्या किया है? अब हम ये भी बात कर लें कि भाई भारत ने इनको पैसा दिया है, भारत ने बहुत अच्छी मदद, एक पड़ोसी होने के नाते जो मदद है वो इनको दी है। हालांकि श्रीलंका वही देश है जो भारत को बराबर कोसता रहता था, और श्रीलंका की जो वर्तमान सरकार है ये सरकार में ही इसी वजह से आई है क्योंकि भारत को लगातार ये कोसती जा रही थी। लेकिन फिर भी भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको मदद दी है, इनको प्रयास किया है। दरअसल सामरिक दृष्टि से भी जो श्रीलंका है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जो श्रीलंका की कंडीशंस है, अगर हम श्रीलंका का जो मैप है वो बनाएं, बहुत अच्छा मैप तो नहीं बनेगा मुझसे, लेकिन मैं एक ट्राई करता हूं। ये यहां से अगर हम इस तरफ से देखें तो जो धनुषकोटी या राम सेतु है ये भारत से कुछ नॉटिकल मील दूरी पर है। अगर जो चाइना है वो श्रीलंका पर कब्जा कर लेता है, उसको अपना उपनिवेश बना लेता है, जो चाइना का टारगेट है, तो उपनिवेश बनाने के बाद इस जगह को, यानी इस जगह को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है, श्रीलंका को। और भारत से कुछ ही दूरी पर जब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आ जाएगा तो सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए खतरनाक है। इसीलिए भारत को इनको मदद देना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि यहां पर इसका हम्बनटोटा बंदरगाह है और हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए 1.2 बिलियन का कर्जा दिया था चाइना ने, ऑलरेडी चाइना ले चुका है अपने कंट्रोल में। इसके बाद यहां पर जो बंदरगाह है जहां पर भारत का एक ऑयल टैंक है, ऑयल डिपो है, इसके एवज में भारत ने क्या क्या दिया है? पहला 500 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन दिया है। क्रेडिट लाइन ये होता है कि
ये ऋण दिया है भारत को, आपके पास पैसा हो तो आप हमको वापस कर दीजिएगा। दूसरी चीज भारत ने क्या दिया गया है, 1,50,000 विमानन ईंधन, यानी जो जेट विमान में यूज होता है, तो हम इसको पेट्रोलियम ले लेते हैं कि पेट्रोलियम दिया है, और वो भी सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे बेहतर क्वालिटी का। कुछ और क्या चीजें दी गई हैं कि $1 बिलियन की आवश्यक सामग्रियां, जैसे कि खाद्य सामग्री होगी, जैसे मेडिसिन हो गई, ये सारी चीजें भारत ने श्रीलंका को दी है। अगला क्या दिया है इन्होंने, इसको भी हम समझते हैं। इन्होंने $400 बिलियन का करेंसी स्वैप किया है, यानी भारत ने उसको क्या दिया गया है, ये क्या दिया है, डॉलर्स दिए हैं, ताकि आप बाहर से खरीद सकें। अब हम बात एक और कर लेते हैं जो छूट गया था टॉपिक, कि आखिर फॉरेन रिजर्व किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, फॉरेक्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है। दरअसल जब भी हम पेट्रोलियम खरीदते हैं तो वो हम डॉलर्स में खरीदते हैं, यानी फॉरेन रिजर्व में खरीदते हैं, और आपको पेट्रोलियम जो कोई भी देश देता है या कोई भी कंट्री देती है, तो वो इसी पे देती है कि आप उसको डॉलर्स में देंगे पैसा, ना कि अपने यहां की करेंसी के रूप में देंगे। ठीक है, तो इसलिए फॉरेन रिजर्व किसी भी देश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फॉरेन रिजर्व होना भी चाहिए हर देश के पास। ठीक, चीन ने क्या मदद की श्रीलंका की, इतना सब कुछ करने के बाद, इसको खत्म करने के बाद चीन ने देखा भारत मदद कर रहा है, तो चीन ने $1.5 बिलियन का ऋण दिया, इसको करेंसी स्वैप किया पहला, और तीसरा 1.3 बिलियन का क्रेडिट लाइन, यानी कि ऋण किसने दिया, चाइना ने श्रीलंका को दिया है। अब हम आते हैं कि आखिर इतनी सब चीजों से हमको सीखने को क्या मिलता है। इतनी चीजों से हमको अपने बुजुर्गों के द्वारा कही एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि पैर हमेशा उतनी ही फैलाओ जितना लंबा आपका चादर हो, और किसी को कुछ देने से पहले या किसी से कुछ लेने से पहले अपने घर के अंदर देख लो कि आखिर हम इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आपको टैक्स में छूट चाहिए, आप अपने देश के लोगों को टैक्स में छूट दीजिए, बिल्कुल ये उनका अधिकार है और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन देखिए तो सही कि इसमें छूट देने के असर क्या होंगे। इसमें छूट देने के असर कहीं ऐसे तो नहीं हो जाएगी कि बाद में आपकी जो देश के लोग हैं उनके पास खाने की चीजें ना हो। इससे बेहतर है कि वो थोड़ा थोड़ा करके दें, टैक्स में थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा, लेकिन जब इकट्ठे आज 1700-1800 रुपए लीटर दूध ले रहे हैं और चीजें ले रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों से तो बेहतर है ना, ऐसी स्थितियों में हम बच सकते हैं। और श्रीलंका ने यही किया। श्रीलंका का जो मेन दिक्कत है वो इसने यही किया कि टैक्सेशन में छूट दे देते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, अपनी चीजों को सही करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, और श्रीलंका ने दूसरों को खुश करने के लिए पॉलिसी बनाई, जिसकी वजह यह है हम आज जो देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रही पूरी श्रीलंका क्राइसिस के बारे में जितनी भी चीजें हैं, वो जितनी जानकारी है वो हम आपको जो दे पाए। आगे इसके बाद अभी जो है गुप्त काल के कुछ वीडियो बचे हुए हैं। एक वीडियो है जिसमें गुप्त काल के बाकी राजा और जो परवर्ती गुप्त शासन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।